गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भारद्वाज श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम दीर्घ स्वर संधि शुरू कर चुके हैं। लेकिन दीर्घ संधि शुरू करने से पहले आपको मैंने ये जानकारी दी थी कि हाल ही में प्रश्न जो बनते हैं उसमें संधि के क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। इससे विलोम शब्द कौन सा बनता है? विग्रह। तथा प्रश्न आपको शब्द देकर संधि विच्छेद पूछा जाता है। संधि विच्छेद देकर बनने वाला शब्द कौन सा है? ये पुराना पैटर्न हो चुका। यहाँ पर नया पैटर्न में क्या प्रश्न आता है? संधि का नाम देकर पूछा जाता है, उसका उदाहरण या उदाहरण देकर संधि का नाम पूछा जाता है। लेकिन इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि पहचान आपको याद करनी है, तभी ये उत्तर आपका सही हो पाएगा। जैसे दीर्घ संधि में पहचान बताई थी, शब्द में आ की मात्रा हो, ठीक है, या दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ ऊ की मात्रा हो, या री की मात्रा हो। इसमें हम आ की मात्रा के उदाहरण दीर्घ संधि में कर चुके हैं। आगे के उदाहरणों की तरफ हम बढ़ें तो देखें दीर्घ स्वर संधि में आ की मात्रा के उदाहरण के अलावा आप ई की मात्रा के उदाहरण देखें, वो किस तरह के उदाहरण होंगे। जिस तरीके से आ की हमने सारणी बनाई, वैसे ई की सारणी भी बनाए। ई वैश्व ई भी हो सकता है, दीर्घ ई भी हो सकता है। वैश्व ई का मेल वैश्व ई से, दीर्घ ई का मेल भी वैश्व ई से कर सकते हैं। वैश्व ई का मेल दीर्घ ई से और दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से। अगर इनका मेल होता है तो बच्चों वही दीर्घ ई बनेगा। मतलब दीर्घ ई की मात्रा को हम विच्छेदित करेंगे तो इन चार तरीकों से विच्छेदित होगा। दीर्घ ई को दोनों रैस्व के रूप में, दोनों दीर्घ के रूप में विच्छेदित कर सकते हैं, या दीर्घ का रैस्व से रैस्व का दीर्घ से मेल भी करके बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब उदाहरण के द्वारा आप समझिए दीर्घ स्वर संधि ई की मात्रा में। तो बच्चों सबसे पहले शब्द देखें, अभीष्ट से शुरू करते हैं। अभीष्ट, अभीप्सा, गिरीश, गिरीन्द्र, महीश, महेंद्र, फणीश, फणीश्वर, फणिंदु, शिरिंदु, नारीश्वर, जानकीश, नदीश, गौरीश, प्रेक्षा, सतीश, प्रतीक्षा, लिखें, नोट करें इनको। ये देखो कविंद्र और रविंद्र, क्योंकि रविंद्र शब्द में बच्चे गलत लिख देते हैं, क्योंकि रविंद्र जो है बच्चे ज्यादातर ये लिखते हैं रविंद्र, ये गलत है। रविंद्र शब्द ये नहीं होता, रविंद्र इस प्रकार से लिखा जाता है। ई की मात्रा इसमें दीर्घ आएगी। तो देखें किस प्रकार से इनका संधि विच्छेद हम करेंगे। ठीक है, लिख लिया हो तो करें संधि विच्छेद। चलिए बच्चों, इन सब में देखो आपको ई की मात्रा नजर आ रही है और ई दीर्घ है। जैसे हमने आ की मात्रा की थी,
वैसे देखो सब में ई की मात्रा दीर्घ नजर आ रही है, इस दीर्घ ई को ही विच्छेदित करना है, दीर्घ ई को ही विच्छेदित करना। और ई की मात्रा को विच्छेदित करें तो किस प्रकार से, वो एक सारणी के रूप में आपको अभी समझाया था। अगर दीर्घ ई की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि ही है, दीर्घ ई की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि है। जैसे अभिष्ट का संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले मैं एक दो उदाहरण के विकल्प बना के आपके सामने देता हूँ, आप चुने उनमें से कौन सा चुनेंगे। अभिष्ट का संधि विच्छेद, इसमें से आप कौन सा चुनेंगे, अभिधन इष्ट या अभिधन इष्ट या फिर अभिधन इष्ट और अभिधन इष्ट, ये चार विकल्प है बच्चों। देखो इसमें से आप कौन सा चुनेंगे, विकल्प चार है, कौन सा चुनेंगे अच्छे से सोच लें, क्योंकि इसमें वही है, यहाँ ई रैस्व, यहाँ ई रैस्व, यहाँ ई दीर्घ और इधर ई दीर्घ, और सामने भी है ई रैस्व ई दीर्घ, ई रैस्व ई दीर्घ। तो मेल होगा तो बात तो हुई, नियम तो लागू हो गया, क्योंकि ई का मेल ई से होना है। लेकिन इसके अलावा तीन बातें और बताई थी आपको। जो शब्द संधि विच्छेद किया जा रहा है, इसका जो अर्थ है वही अर्थ संधि विच्छेद में भी होना चाहिए, उस विच्छेदित पद का अर्थ भी निकलना चाहिए। जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जा रहा है, जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जा रहा है उसका अर्थ विच्छेदित पदों में भी निकलना चाहिए। दूसरा, चाहे उपसर्ग प्रत्यय के रूप में हो या फिर तीसरी बात संयोग अपवाद। ठीक है, बताएं, चलें देखें इसमें। अब अभी की बात आ रही है बच्चों, अभी इसमें से कौन सा चुनेंगे हम, अभी दीर्घ वाला तो हम नहीं चुनेंगे, क्यों, अभी रैस्व जो है वो तो है उपसर्ग, और अभी ई दीर्घ वाला है वो उपसर्ग नहीं है, ये क्या एक समय सूचक शब्द है। ये हम जब विकारी अविकारी पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। ये अविकारी पदों में है और अविकारी में ये क्रिया विशेषण में आता है, कालवाचक क्रिया विशेषण में, यानी समय का बोध करवा रहा है ये। तो ये विकारी पद ही नहीं है, यानी उपसर्ग प्रत्यय जो है वो संधि विच्छेद में आने चाहिए, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा कि केवल समय का बोध करवा रहा है। तो अब बात आ रही है बच्चों इष्ट की, कि अभी वाला तो चलो इतना तो पता लग गया, अभी उपसर्ग है। और एक बात और बता दो बच्चों, उपसर्ग जो होता है उनमें मात्राएं मुख्यतः ई और ऊ की, यानी रैस्व ही होती हैं। जैसे आप ए की कहो तो ए नहीं आ आता है उसमें, कि जैसे परा उपसर्ग लिख देते हैं, लेकिन बात आ रही ई और ऊ की, रैस्व मात्रा ही आती है उपसर्ग में। ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है, संधि और उपसर्ग में क्या अंतर है, संधि और उपसर्ग में क्या अंतर है। संधि में मात्राएं दीर्घ होती है, उपसर्ग में मात्राएं रैस्व होती है, याद रखिएगा। संधि में मात्राएं दीर्घ होती है, उपसर्ग में मात्राएं रैस्व होती है। ठीक है, अब देखें इष्ट की बात आ रही है। अब ये इष्ट होता है, इष्ट होता है, अब ये हम उच्चारण शुद्ध करते तो एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है बच्चों, कि शुद्ध कैसे लिखा जाए। तो उच्चारण शुद्ध हो तो स्वतः ही शुद्ध लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन गुरुजी एक बात समझ नहीं, कहीं आप मात्राएं रैस्व लिख देते हो, कभी दीर्घ लिख देते हो, इसका कोई रूल नहीं है क्या? रूल है बच्चों, महत्वपूर्ण रूल, लेकिन रास्ता थोड़ा सा कठिन है। अगर आप उस रास्ते को अपना जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ गुरुजी बताओ तो सही, कर लेंगे। रास्ता बच्चों यही है, इन शब्दों को बार बार पढ़ो, और कोई रास्ता नहीं। शब्दों को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा याद करने वाली बात ये जो मैंने अभी उच्चारण की बात करी, उच्चारण अगर शुद्ध रखते हैं तो शब्द शुद्ध हो जाएंगे। हम इष्ट बोलते हैं या इष्ट बोलते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप गलत बोलते हैं, आपको कोई टोकता नहीं, तो शिक्षक का उद्देश्य बनता है गलत बोलने वालों को आप सही भी करवाएं। तो अभी, अभी नहीं बोलते हम, वो अभी तो नीचे वाला था जो हमने मिटाया, ये है अभी। अभी ये रैस्व बोला ना, अभी बोलूं अभी, तो वो ई दीर्घ होता है। इष्ट, और इसको बोलेंगे ईष्ट, तो इष्ट होता है या इष्ट होता है, इष्ट रैस्व, अभिधन इष्ट, ये बनेगा अभिधन इष्ट। ठीक है,
इसका संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? अभी धन इष्ट। और अभिप्सा का बताओ बच्चों। अब इसका विकल्प भी देके बनाओगे। अब तो गुरुजी 4 मत देना, हमें इतना तो पता लग ही गया क्योंकि अभी में ई वैसे ही होता है उपसर्ग होने के कारण। इप्सा या इप्सा बताएं, अभिधन इप्सा या अभिधन इप्सा? गुरुजी ये तो इप्सा इप्सा तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ऐसे शब्दों का कभी लिखते ना, उच्चारण में भी नहीं रहते। अभिप्सा जैसे शब्दों का प्रयोग भी हम नहीं करते, ये तो परीक्षा में ही आते हैं, है ना? ठीक है। ईप्सा होता है, वहां इष्ट होता है, यहाँ ईप्सा होता है। ईप्सा का मतलब इच्छा होता है, इष्ट का मतलब भी इच्छा के रूप में होता है। और बच्चों अभिप्सा शब्द वन वर्ड में भी परीक्षा में आ चुका, अभिप्सा शब्द शब्द शुद्धि में भी आ चुका। अभिप्सा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। आप नोट कर ले वन वर्ड में ये, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो लिखें अभिधन इप्सा। क्या लिखेंगे? अभिधन इप्सा। उम्मीद कर रहा हूं जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ई और ई का मेल यहाँ हो गया, दोनों तरफ देखें, यहाँ ई रहस्व, यहाँ भी ई रहस्व, यहाँ ई रहस्व, यहाँ ई दीर्घ, मेल हो रहा है। ठीक है, चले आगे। गिरीश, बताओ बच्चों गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरिधन ईश, ये तो पता है। लिखते कैसे हैं? क्यों लिखते हैं तभी तो पता लगता है कि ये 4 तरीके से लिखे जा रहे हैं। अभी भी अभीष्ट भी ऐसे लिखा था, अभिप्सा भी ऐसे लिखा था, लेकिन जब संधि विच्छेद होता है तब गड़बड़ हो जाती है। गिरी में ई रहस्व लिख दूं ना, ये वाला, यहां तक तो सही है ना? गिरी, जी गिरी पर्वत को बोलते हैं। अरे गिरी ये लिखा है, इसका मतलब तो पर्वत हो गया। और ये गिरी लिखा तो तरबूज की गिरी होती है, और ये गिरी लिखा तो किसी गिरने की स्त्रीलिंग क्रिया के रूप में आता है। ठीक है ना? गिरी पर्वत। तो गुरुजी ईश का हमें मालूम है, ई दीर्घ आता है ईश में, ईश में ई दीर्घ आता है, ये हमें मालूम है। इंद्र में ई रहस्व आता है और ईश में ई दीर्घ आता है। ठीक है, उसके बाद में देखें बच्चों गिरीश, गिरिधन ईश। अब ये बताओ, अगर युग्म शब्द की बात करें, एक गिरीश तो ऐसे लिख दिया और एक गिरीश में ई रहस्व लिख दिया। युग्म शब्द पाठ्यक्रम में हमारे शब्द शुद्धि में भी आते हैं, तो इनके अर्थ क्या क्या होते हैं? इस गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, इस मतलब स्वामी, पर्वतराज, इसको क्या बोलेंगे? पर्वतराज, मतलब हिमालय भी, हिमालय भी पर्वतराज मतलब हिमालय। और इस गिरीश को बोलते हैं भगवान शिव, भगवान शिव का प्रतीक, भगवान शिव गिरीश। शायद पहली बार पता चला, जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो पहली बार ही पता लगते हैं। दुनिया में आने के बाद ये सब कुछ सीखा जाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, पढ़ते जाएं। गिरिंद्र का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? अभी बताया था इंद्र में ई रहस्व आता है, गिरिधन इंद्र। तो बच्चों देखो, यहाँ ई रहस्व का मेल ई दीर्घ से हुआ, यहाँ ई रहस्व का मेल ई रहस्व से हुआ, तो दीर्घ ई बन गया ना, सारणी के तौर पर आपको समझाया। महिष का संधि विच्छेद बताएं क्या लिखेंगे? महिष, मही धन ईश, ये ना, क्योंकि ईश का तो आपको पता लग ही गया, ई दीर्घ आता है। और मही, तो गुरुजी मही का हमें कैसे मालूम कि ई दीर्घ आएगा? रहस्व भी लगा सकते हैं। एक तो मैंने आपको उच्चारण बताया, एक और भी नियम बता देता हूँ आपको, शब्द अपने उच्चारण सही हो, शब्द शुद्ध हो। एक तो उच्चारण की दृष्टि से लिखें, जैसे उच्चारण वैसा ही शब्द लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, उपसर्ग की बात बताई थी, उपसर्ग आएगा तो मात्रा रहस्व ही आएगी, ये है ना? अगर पुल्लिंग शब्द है तो मात्रा रहस्व आएगी, और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो मात्रा सदैव
दीर्घ आएगी। स्त्रीलिंग शब्दों में मात्राएं दीर्घ आती है, इसलिए कहते हैं स्त्री पुरुष से महान है। नारी में 2 मात्राएं, नर में बेचारे में 1 भी नहीं। ठीक, कोई वाली बात नहीं है। मही पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए ई दीर्घ। अच्छा, महेंद्र का बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे? महीधन इंद्र। मही पृथ्वी, ईश स्वामी। पृथ्वी का स्वामी किसको कहा जाता है? जी राजा को। तो इंद्र का मतलब भी राजा के रूप में पृथ्वी का राजा महेंद्र। ठीक, महीप भी लिखे, महीधन इप आ जाएगा। अच्छा बच्चों, फणीश का संधि विच्छेद क्या होता है? फणीधन ईश और फणीश्वर, फणीधन ईश्वर। फणी नाक को कहते हैं फणिंदु, फणीधन इंदु। इंदु किसे कहते हैं बच्चों? इंदु किसे कहते हैं? ये भी युग्म शब्द है। एक होता है इंदु और दूसरा शब्द होता है इंदुर। इंदु और इंदु। इंदु कहते हैं चूहा और इंदुर कहते हैं चांद। इंदु का अर्थ चूहा, इंदुर का अर्थ चांद। ठीक है, तो यहाँ सॉरी, अपने इसको क्लोज कर दो, उल्टा लिख दिया हमने। इंदु मतलब चांद, इंदुर मतलब चूहा, ऐसे लिखना। इंदु चूहा, इंदु चांद। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर चांद का मतलब भी वही है, स्वामी के रूप में। इसका स्वामी ईश्वर स्वामी, इंदु का भी स्वामी। श्रींदु का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे बच्चों? श्रीधन इंदु, श्रीधन इंदु। देखें वही है, सब में ई की मात्रा मिल रही है। ई यहाँ दीर्घ का मेल दीर्घ से हो रहा है, यहाँ दीर्घ का मेल ह्रस्व से हो रहा है। फिर देखो यहाँ दीर्घ का मेल दीर्घ से हुआ, यहाँ दीर्घ का मेल दीर्घ से हुआ, यहाँ दीर्घ का मेल ह्रस्व से हुआ, यहाँ दीर्घ का मेल ह्रस्व से हुआ, है ना। ई का मेल ई से तो रहा है, ये दीर्घ स्वर संधि में। अच्छा बच्चों, श्रींदु किसे कहते हैं बताएं? श्री किसे कहते हैं? श्री माँ लक्ष्मी को कहते हैं। इंदु मतलब चांद। लक्ष्मी जी का चांद कौन है? जी महिला के लिए पति ही उसका चांद होता है, इसलिए बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा जाता है। श्रींदु लक्ष्मी जी का चांद, इंदु मतलब स्वामी चांद। कौन? श्री हरि विष्णु। ये आपकी बहुव्रीहि समास में काम आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप श्री हरि विष्णु, श्रींदु कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? चले आगे उधर। नारीश्वर। नारीश्वर का संधि विच्छेद करें तो बच्चों क्या होगा? नारी, नारी में ई ह्रस्व या दीर्घ? अभी तो बताया था स्त्रीलिंग शब्दों में ई दीर्घ आता है। नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। जानकीश, जानकी धन ईश। जानकी, जानकी नहीं, ये जानकी बोलते, जानकी नहीं, जानकी, जानकी धन ईश। जानकीश किसे कहते हैं? पहले तो जानकी किसे कहते हैं ये बताओ। ये तो मालूम है, जनक की पुत्री मतलब माँ सीता के लिए कहा जाता है। जनक की पुत्री माँ सीता, और उनका ईश स्वामी कौन है? भगवान श्री राम। ठीक है, नदीश का संधि विच्छेद करें। नदी धन ईश, नदियों का स्वामी या नदी का स्वामी कौन है? देखो यहाँ भी ई दीर्घ का मेल दीर्घ से हुआ, दीर्घ का मेल दीर्घ से, यहाँ भी दीर्घ का मेल दीर्घ से हो रहा है। नदीश समुद्र को कहते हैं बच्चों। गौरीश, गौरी धन ईश, गौरी धन ईश। गौरी माँ पार्वती, ईश मतलब स्वामी। माँ पार्वती का स्वामी कौन है? भगवान शिव। परीक्षा, परीक्षा में बताओ बच्चों, ई ह्रस्व लिख दो या दीर्घ लिख दो? ये लिखूं क्या? परिधन इक्षा या परिधन इक्षा। इक्षा तो ई दीर्घ आएगा, देखा मतलब देखना। परि मतलब
इस परी का अर्थ होता है चारों तरफ, ठीक है, और इस परी का अर्थ होता है देवकन्या। कौन सा? देवकन्या को देखना परीक्षा कहलाता है, चारों तरफ से देखना परीक्षा कहलाता है। चारों तरफ से देखना ये नहीं कि बच्चे उखड़ा के और घूमना शुरू कर दिया, घूमो हम देख लेते हैं, जी नहीं। मतलब पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण रूप से उनको देखना समझना परीक्षा। तो यहाँ पर परीक्षा परिधन ईक्षा ये होता है। और यदि बच्चों परीक्षा में एक दीर्घ की जगह ह्रस्व लिख दिया जाए तो एक तो परीक्षा ये लिखा और एक परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, दोनों का अर्थ निकलता है। कई इस तरीके से लिखते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इस परीक्षा का अर्थ होता है मूल्यांकन। क्या होता है बच्चों? मूल्यांकन। और इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़ या गंदगी। तो जैसे हम लिखते हैं ना अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कई कहते हैं पटवार परीक्षा, कई कहते हैं रीड परीक्षा, आरएस परीक्षा। तो जैसे आप मैं आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ तो ये लिखो बिल्कुल से, और ये लिखोगे तो अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदलेगा नहीं, अनर्थ हो जाएगा। जैसे आपको मैं आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और ई दीर्घ की जगह ह्रस्व बना दिया तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? मैं आरएस गंदगी या कीचड़ की तैयारी कर रहा हूँ। समझ रहे ना? इसलिए हिंदी में मात्राएं नहीं, विराम चिन्ह अनुस्वार भी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे हम ये कहेंगे मैं देहात का रहने वाला हूँ, ऐसे कर मैं देहात का रहने वाला हूँ, और बात करते करते गलती से ये यहाँ लग गया, ऐसे ये यहाँ रखा गया, देहात से देहांत, मैं देहांत का रहने वाला हूँ, मतलब दुनिया ही बदल गई। समझ गए ना? तो इसलिए हिंदी में सोच समझ के जवाब देना होता है। सतीश, सतीश का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे बच्चों? बताएं। सतीश, सती धन ईश, प्रतीक्षा, प्रतिधन ईक्ष। अब सती इसलिए शब्द है इसलिए ई दीर्घ आया, ठीक है ना। प्रति उपसर्ग इसलिए उ ई ह्रस्व है। कविंद्र, कवि पुल्लिंग होता है इसलिए ई ह्रस्व आएगा। कविधन इंद्र, इंद्र का मतलब यहाँ स्वामी के रूप में श्रेष्ठ। रविंद्र, रवि किसे कहते हैं? सूर्य देवता को कहते हैं। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रविंद्र, ई और ई मिलकर दीर्घ बन जाता है। वारिश, वारी जल को कहते हैं। जल क्या है? पुल्लिंग इसलिए ई ह्रस्व, ईश मतलब स्वामी। वारिश समुद्र को कहते हैं, जल का स्वामी, ठीक है ना बच्चों। तो ई दीर्घ की मात्रा के उदाहरण हमने किए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। आगे चले अपने इनको मिटा देता हूँ, ऊ की मात्रा की तरफ चलते हैं। दीर्घ ऊ, जैसे हमने आ की मात्रा की, जैसे हमने ई की मात्रा के उदाहरण किए, वैसे ही हम ऊ की मात्रा के उदाहरण करने जा रहे हैं। तो बच्चों वही है, ह्रस्व ऊ का मेल दीर्घ ऊ से हो जाए, या ह्रस्व ऊ का मेल ह्रस्व से हो जाए, दीर्घ का मेल ह्रस्व से हो जाए, दीर्घ का मेल दीर्घ से हो जाए। ह्रस्व ह्रस्व इस तरीके से किसी भी प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो जो ऊ बनेगा वो दीर्घ बनेगा, और दीर्घ ऊ को विच्छेदित करेंगे। इस तरह से चार विकल्प बनेंगे। ये तो नियम है। नियम के अलावा आपको मैंने तीन बातें बताई। जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जा रहा है उसका अर्थ निकलना चाहिए, या फिर उपसर्ग प्रत्यय के रूप में विच्छेद हो रहा हो, या फिर संयोग हो यानी अपवाद, ठीक है। चलिए आगे उदाहरण देखें उनके। जैसे शब्द लिखने जा रहा हूं, आप साथ में नोट करते हैं। भानुद्य, विद्युद्य, भूष्मा, भूर्जक, धातुष्मा,
भूपरी सरयूरनी लिखिए आप आगे कटुक्ति सूक्ति चमुर्जा चमुत्तम चमुत्साह मंजूषा गुरुपदेश। देखिए शब्दों को लिख दिया। ये शब्द लिखें वधुत्सा वधुल्लास अनुदित बहुदेशी। हाँ बच्चों देखें इन सब में ऊ दीर्घ मात्राएं नजर आ रही होंगी। देखो सब में ऊ दीर्घ है, बस ऊ की मात्रा जो है उसके कटुक्ति में ऊ दीर्घ लिखे। ऊ दीर्घ है उसको विच्छेदित करना है और किस प्रकार से विच्छेदित होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। एक सारणी के तौर पर मैंने आपको समझाया था, उसके अनुसार ही आपको बनाना है। ठीक है चलो करते हैं संधि विच्छेद। हाँ बच्चों देखो ऊ दीर्घ है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो भानुदय का क्या संधि विच्छेद होगा। विकल्प बना के देता हूं पहले। भानु 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 ह्रस्व और दीर्घ उदय 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 उदय। गुरुजी हमें उदय का तो मालूम है, ऊ दीर्घ नहीं आएगा। ये तो आप नया बनाते तो भी सही था, क्योंकि उदय में ऊ ह्रस्व आता है, इतना तो हमें मालूम है। ना मालूम है तो 50-50 कर लेते हैं। बताएं कौन सा चुनेंगे, भानुधन उदय या भानुधन उदय, कौन सा विकल्प चुनेंगे। ये देखो भानु किसे कहते हैं, अगर ये मालूम है तो हम इसको सही कर पाएंगे। बताओ भानु सूर्य को कहते हैं, और सूर्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बच्चों। पुल्लिंग है तो इस स्वतः ही पता लग गया ऊ ह्रस्व वाला ही विकल्प आएगा। ठीक है कौन सा, ऊ ह्रस्व आएगा, क्योंकि भानु सूर्य को कहते हैं, सूर्य क्या होता है पुल्लिंग, इसलिए ऊ ह्रस्व भानुधन उदय। तो नियम जो बताएं वो याद आ रहे होंगे, काम भी आ रहे होंगे। विधुदय का बताएं बच्चों, विधुधन उदय। विधु किसे कहते हैं, चंद्रमा को, और चंद्रमा भी पुल्लिंग है, इसलिए विधुधन उदय। भूष्मा भूष्मा का बताएं, भूधन उष्मा। भू किसे कहते हैं, भूमि को, तो भूमि पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए ऊ कैसा आएगा, दीर्घ। भूधन उष्मा भूधन उष्मा। भूर्जा भूधन ऊर्जा। बच्चों देखो ह्रस्व ऊ का मेल ह्रस्व से हो गया, यहाँ भी ह्रस्व का ह्रस्व से, यहाँ दीर्घ का दीर्घ से मेल हो रहा है ना। धातुष्मा का संधि विच्छेद, धातु धन उष्मा, यहाँ ह्रस्व का मेल दीर्घ से हो रहा है। ठीक है
रैस्व का रैस्व से मेल, दीर्घ का दीर्घ से मेल, रैस्व का दीर्घ से मेल। अच्छा बच्चों ये क्या लिखा पहले तो पढ़ के बताओ, थोड़ा सा बड़ा लिख दो, कोई ये कहेगा मुझे दिख नहीं रहा था गुरुजी। ये लो जी, पहले ये देख लेता हूँ कि आपको उच्चारण भी करना आता है या नहीं, कहीं गलत उच्चारण तो नहीं करते हैं। देखो बताएं क्या है ये, भूधर्व या भूधर्व, कुछ भी बोलना है बच्चों, इसको भूधर्व नहीं बोलते, भूधर्व भी नहीं बोलते, इसका उच्चारण होता है भूर्ध्व, 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 भूर्ध्व। मतलब इसको विस्तार से अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये रह यहाँ आता है, आधा है आधा, धै भी आधा है तो आधा। अब इसको आप भूधर्व बोलोगे क्या, ऐसे लिखा हो सकता है नहीं गुरुजी, यहाँ तो हम भूर्ध्व बोलेंगे, यहाँ भी उच्चारण शुद्ध तो नहीं करेंगे, भूर्ध्व बोलेंगे, रैत पूरा बोलेंगे, रैनित धयात पूरा है उसको बोल देंगे, जबकि दोनों आते हैं। इसको भूर्धव या तो ऐसे बोलोगे या भूर्धव बोल दोगे जी, नहीं इसका जो भूर्ध मतलब धै भी आधा रैत भी आधा दोनों उच्चारण। अब देखो इसका नियम क्या होता है, ये जब इस खड़ी पाई पर है ना, इसको बोलते हैं रेफ रै, क्या बोलते हैं रेफ रै। रेफ रै का उच्चारण अपने से पहले जो स्वर है उसके तुरंत बाद बोला जाएगा, और स्वर का मतलब होता है खड़ी पाई, चाहे ए की हो, आ की हो या ऊ की मात्रा हो, उसके तो स्वर तो है ना। अब देखो इस रै से पहले स्वर कहाँ है, क्या धै में स्वर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके बाद उच्चारण नहीं होगा, इससे पहले क्या है ऊ है, तो यहाँ उच्चारण होगा। अब मान लीजिए इसका उच्चारण नहीं किया भूर्ध्व, अब ये कह रहा है यहाँ उच्चारण किया ना, अब वह कहता है जी मैं आधा हूं, तो सह जो खड़ी पाई इस पे जाएगा, लेकिन उच्चारण इसका अभी भी यहाँ, क्योंकि ये खड़ी पाई पे तो टिकता है। अब इस खड़ी पाई पे टिकता तो इसका मतलब इससे पहले उच्चारण होता, लेकिन उच्चारण इसके बाद में, इसके बाद में जहां खड़ी पाई होगी मतलब जहां स्वर होगा वहां जाके टिकेगा। अब ये भी इसका उच्चारण क्या है भूर्ध्वस, भूर्ध्वस यहाँ तक आएगा, और ये स के अंदर अगर मैं भी आता हूँ तो ये थ पे चला गया, भूर्ध्वस्त। रै का उच्चारण अभी भी यहाँ, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी स्वर नहीं है। जिस खड़ी पाई पर ये रेफ लगा है, खड़ी पाई पर रेफ रै लगा है, उससे पहले किसी में भी स्वर हो उसके तुरंत बाद इसका उच्चारण होगा। तो देखो जिस खड़ी पाई पर उससे पहले स्वर किस में है, ऊ में ना, भू, तो यहाँ से इसका उच्चारण होगा, इसको बोलेंगे भूर्ध्वस्त, भूर्ध्वस्त। और आप लोगों को बोलना पड़ा तो क्या बोलेंगे भूर्ध्वस्त, यही बोलोगे ना भूर्ध्वस्त, भूर्ध्वस्त नहीं होगा भूर्ध्वस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी, अगर पहले नहीं मालूम तो अब पता लग गया। मेरे साथ और भी बहुत सी चीजें ऐसे सीखने को मिलेंगी आपको। तो लिखें भूधन, क्या लिखेंगे उच्चारण शुद्ध करना, या अभी भी अशुद्ध कर रहे हो, उद्धर्व बोल रहे हो क्या, ऊर्ध्व, क्योंकि खड़ी पाई से पहले स्वर कहाँ, ये रहा स्वर, देखो ऊ उसके बाद में लिखा जाएगा भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। भूर्ध्व किसे कहते हैं, भू मतलब भूमि, ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग भूर्ध्व कहलाता है। भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, भूर्ध्व। भूप्री, भूधन, ऊपरी। अब गुरुजी ऊपरी शब्द ऐसे थोड़ा लिखते हैं, ऊपर तो हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही, ऊपर ऐसा लिखा जाता है, और ऊपरी लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा, वो दीर्घ नहीं आएगा वहां, ध्यान रखना। इसलिए हम ये शब्द लिखते हैं ना, ये गलत होता है, उपरोक्त नहीं होता। आप कहेंगे गुरुजी इसका संधि विच्छेद हम ऐसे लिख देते हैं ऊपर धन उप, तो यहाँ पर तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि ऊपर में उ दीर्घ आता है, तो ये शब्द इसलिए होता ही नहीं। शब्द क्या होता है उपयुक्त, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा ऊपरी धन उक्त, ये यण संधि के आधार पर होगा, यण संधि में पढ़ेंगे हम इसको। ऊपरी मतलब ऊपर, अर्थ वही है, ऊपर ऊपरी का अर्थ देखिए, ऊपर उक्त मतलब कथन, जो ऊपर कहा गया है, ठीक है। तो चलें इन पर चर्चा हम आगे करते रहेंगे।
सरयूर में क्या लिखेंगे? बताओ बच्चों, सरयू में ऊ रैसवा आता है, दीर्घ आता है। पहले आप सोच ले आराम से। उर्मी में ऊ दीर्घ आएगा, ये ध्यान लेना। उर्मी लहर को कहते हैं, तरंग को कहते हैं, लहर या तरंग। सरयू बताओ, सरयू नदी का नाम है, इसलिए ऊ दीर्घ आएगा क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है। सरयू धन उर्मी, ऊ दीर्घ का मेल ऊ दीर्घ से हो गया, दो दीर्घ ही बनेगा। कटुक्ति, कटु धन उक्ति, ऊ का मेल वैश्व का मेल वैश्व से हो गया। कटु मतलब कड़वा, उक्ति मतलब कथन। जो कड़वा कथन होता है वो कटुक्ति कहलाता है। तो सूक्ति में सुधन उक्ति, सु मतलब सुंदर या अच्छा, उक्ति मतलब कथन। जो अच्छा कथन होता है वो सूक्ति का, दोनों तरफ वो वैश्व ही आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। चले आगे। उधर चमुर्जा शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे? इनको मिटा दो। हाँ, चमुर्जा बताएं। चमू में ऊ रैस्व लिखें या दीर्घ, ये आप सोचें। और ऊर्जा में तो ऊ दीर्घ आएगा, ये तो पता है सब। ऊर्जा में ऊ दीर्घ आएगा। चमू किसे कहते हैं? अगर आपको अर्थ मालूम हो तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। नहीं मालूम है? चमू कहते हैं बच्चों सेना। चमू किसे कहते हैं? सेना। और सेना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सेना उपसर्ग तो है नहीं, कहीं सेना उपसर्ग के रूप में समझ लेना। सेना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये सोच लो। सेना, गुरु जी ये कैसे पता चले स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? वाक्य में प्रयोग करके देखो ना बच्चों, कभी गलत नहीं होगा। आप क्या लिखेंगे? सेना आ रहा है या आ रही है? सेना जा चुका है या जा चुकी है? आ रही है, जा चुकी है, स्त्रीलिंग है ना। और स्त्रीलिंग में मात्राएं क्या होती है? दीर्घ होती है। बस इतना दिमाग लगा लो तो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। चमू सेना कहते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण चमू में ऊ दीर्घ आएगा। दीर्घ का मेल दीर्घ से हो गया चमूर्जा। ऊर्जा मतलब ताकत। सेना की ताकत क्या कहलाती है? चमूर्जा। ठीक है। चमुतम, चमुत्तम का बताएं। तो अब चमू का तो पता लग ही गया ना, वो दीर्घ आता है। उत्तम ये हमें लिखना आता है। गुरुजी कुछ शब्दों में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। चमू धन उत्तम, ऊ और रैस्व, दीर्घ का मेल रैस्व से हो गया, दीर्घ बन जाएगा चमुत्तम। उत्तम सेना, चमुत्तम का अर्थ क्या? उत्तम सेना। चमुत्साह, इसका बताएं बच्चों। चमू मतलब सेना, उत्साह मतलब जोश। सेना का जोश जो होता है, उत्साह वो क्या कहलाता है? चमुत्साह। अच्छा बच्चों, अब आता है शब्द आपके सामने मंजूषा। महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। शब्द शुद्धि के दृष्टि से और संधि की दृष्टि से भी। बताएं, विकल्प बना के दूं क्या? गुरुजी ये तो आपका एहसान होगा अगर विकल्प बना दो तो। मंजू धन उषा, मंजू धन उषा। गुरुजी आगे मत जाओ, विकल्प आ चुके। अभी कहाँ आ चुके बच्चों? 4 विकल्प बनाने दो मुझे। मंजू धन उषा, मंजू धन उषा। अब देखो 4 विकल्प है, गलत मत कर देना। मुझे पूरा विश्वास है तुम सही करोगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन करवाना ही हमारा उद्देश्य है। और छोटी छोटी जगह गलतियां हो जाती हैं, बस वहीं से पिछड़ जाते हैं। बड़े विशेष शब्द होते हैं ना, वो तो सब तैयार करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता, परीक्षा में आ जाता है, बस वहीं डामाडोल हो जाता है। अगर हमने तैयार कर रखा है तो बिल्कुल सही। बताओ बच्चों, कौन सा विकल्प चुनेंगे आप? मंजूषा, मंजू धन उषा, कौन सा विकल्प होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आराम से देखें, जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के जवाब देना है। यहाँ ऊ रैस्व का मेल ऊ रैस्व से हो रहा है, यहाँ ऊ रैस्व का मेल ऊ दीर्घ से हो रहा है, यहाँ ऊ दीर्घ का मेल रैस्व से हो रहा है, ऊ दीर्घ का मेल दीर्घ से ही मेल हो रहा है। बताएं कौन सा चुने? चुन लिया? कौन सा?
गुरुजी पहली बात तो उषा में ऊ रैस्व आता है कि दीर्घ आता है, इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो ऊ दीर्घ करेंगे, नए विद्यार्थी हैं तो ऊ रैस्व करते हैं। गुरुजी ऐसे कैसे, कोई प्रमोशन थोड़ी होता है, प्रमोशन नहीं होता है। पुरानी किताबों में ऊ दीर्घ मिलता है और नई किताबों में ऊ रैस्व मिलता है, जबकि ऊ रैस्व ही आता है, दीर्घ कभी नहीं आता। उषा में ऊ रैस्व ही आता है, दीर्घ कभी नहीं आता। उषा उच्चारण भी उषा कहते हैं, उषा थोड़ी बोलते हैं, उषा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उषा, उषा, ठीक है। तो देखें उषा के आधार पर बात करें तो एक तो चौथा विकल्प हटा देते हैं, एक दूसरा, और ये लो 50-50 लाइफ लाइन यूज में ले ली, बच गए दो, ऊ रैस्व और ऊ दीर्घ। उषा का तो हमें पता लग गया ना, ऊ रैस्व आता है, इतना तो हमें पता लग गया। अब मंजूषा, अब गुरुजी यहाँ पर तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्यों? मंजू किसका नाम है, लड़के का या लड़की का? लड़की का नाम है तो ऊ रैस्व आएगा, दीर्घ आएगा, दीर्घ। तो सब ने कौन सा चुना है? मंजू। रैस्व चुना ना? नहीं नहीं गुरुजी, नीचे नालायक को ऊपर वाला ही चुनना है, नीचे वाला गलत है। ये कैसे गुरुजी? अभी तो आपने बताया था कि मंजू स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ दीर्घ आता है। मैंने कब कहा मंजू स्त्रीलिंग है? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने तो ये पूछा नाम लड़के का है लड़की का। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ समझाने के लिए वही बता रहा हूँ, नाम लड़के का है लड़की का नहीं पता। अच्छा तो फिर ये बता दो मुझे, ये संतोष नाम किसका है, लड़के का है लड़की का? नाम से थोड़ी पता लगता है कि लड़का है लड़की। संतोष आ रहा है, संतोष बैठा है, संतोष सब आ चुके, या हम कहें संतोष जा रही है। अब ये तो नहीं पता लग रहा ना ये लड़का है कि लड़की। वाक्य के आधार पर तो बता सकते हैं। अब देखें ध्यान से, वैसे ही मंजू नाम लड़के का भी हो सकता है, लड़की, लेकिन नाम तो लड़की का ही सुना हमने, लेकिन अर्थ बात जब करें तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि मंजू शब्द जो होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है सुंदर, न कि सुंदरी। स्त्रीलिंग होता तो सुंदरी होता, पुल्लिंग है इसलिए नाम होगा इसका सुंदर। और उषा का अर्थ होता है प्रातः काल, मतलब प्रातः काल यानी सुबह का वो समय जो सुंदर हो, वो क्या कहलाता है? मंजूषा। क्या कहलाता है? मंजूषा। इतनी तोड़ फोड़ की फिर भी आखिर में गलत ही हो गया, बधाई हो। गलत होने के लिए नहीं, परीक्षा में आएगा तो सही हो जाएगा, इसलिए बधाई देगा। ठीक है, चले आगे। ऐसे बहुत से शब्द आएंगे, घबराओ मत। मंजूषा क्या लिखेंगे? मंजूधन उषा। गुरुपदेश का बताएं। गुरुपदेश, गुरु में ऊ रैस्व आता है, दीर्घ आता है। गुरुजी अब तो सिस्टम ही बदल गया, पता ही नहीं ऊ रैस्व कैसे लिखे हैं, दीर्घ कैसे लिखे हैं, रूम में तो मालूम ही नहीं है ना? अरे ऐसे लिखोगे क्या? गुरु धन उपदेश, तो गुरुजी और कैसे लिखते हैं? या ऐसे लिखोगे गुरु धन उपदेश, तो गुरुजी अंतर क्या हुआ? दोनों हमें तो एक ही नजर आ रहे हैं, कुछ एक को एक ही नजर आ रहे हैं, कुछ एक को तो अलग अलग नजर आ रहे हैं, जिनको मालूम है ध्यान से सुनिएगा, यही बात तो समझानी है। अगर ये ऊ रैस्व होता है, ये ऊ दीर्घ होता है, जैसे कै में लगाया तो ऊ रैस्व ऐसे और दीर्घ ऐसे। रै में जब आप लगाते हो तो ऐसे कभी लिखते हो क्या? नहीं ना, नहीं लिखते। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रै के साथ ऊ लगता है, यदि ये इस तरीके सीधे सीधा लिखा जाए बिना घुमा करके तो ये रैस्व होता है, तो इसको ऐसे घुमा के लिखा जाए तो वो दीर्घ होता है। अब तो पता लग गया ना? चलो और चर्चा करते हैं। और गुरु में ऊ रैस्व आएगा, दीर्घ आएगा। तो गुरु का अर्थ बड़ा होता है, बिल्कुल सही, बड़ा होता है, लेकिन गुरु पुल्लिंग है या छोटे बड़े की बात नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात आ रही है। गुरु स्त्रीलिंग नहीं होकर पुल्लिंग है, इसलिए ऊ रैस्व आएगा। गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। ऊ और ऊ दोनों तरफ रैस्व मिलकर दीर्घ ऊ हो गया। वधुत्सा, वधु में ऊ रैस्व आता है। गुरुजी ये तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि वधु स्त्रीलिंग है, क्योंकि वर नहीं है, ये वधु है, इसलिए दीर्घ आएगा। वधुधन
उत्साह, वधु धन उत्साह, वधुलास, वधु धन उल्लास, वधु धन उल्लास। अनुदित, अनु उपसर्ग है, उदित, अनु मतलब बाद में, उदित मतलब जो उदय होता है। अनुवादित जिसको बोलते हैं, अनुवादित शुद्ध शब्द नहीं है, अनुदित शुद्ध शब्द होता है। ट्रांसलेट के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो शब्द होता है अनुदित। बहुदेशी, बहुधन उदेशी, बहुधन उदेशी, बहु में उ रस्व, उदेशी में उ रस्व, अनु में उ रस्व, उदित में उ रस्व, रस्व रस्व मिलके दीर्घ बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है अच्छे से। चलें आगे। ये उ की मात्रा थे दीर्घ संधि में। अब री की मात्रा के उदाहरण और देख लें। यहां से बच्चों ज्यादा उदाहरण नहीं आते री की मात्रा में। री ये रैस्व होती है, रैस्व री से मेल रैस्व से हो जाए तो कैसे बनेगा? री दीर्घ बनेगा। गुरु जी रैस्व दीर्घ का तो हमें मालूम नहीं था, एक ही तरीके से लिख रहे थे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक घुमाव होता है रैस्व, एक दूसरा घुमाव और नीचे से बनाया जाता है, ये दीर्घ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुने, हिंदी में दीर्घ री का कोई स्थान नहीं है, एक ही तरीके से लिखी जाती है। संस्कृत में जरूर इसका प्रयोग होता है, आजकल यहाँ भी नए के बराबर हो गया। संस्कृत की पुरानी किताबों में मिलेगा, नई किताबों में नहीं मिलता। कैसे समझ लीजिए, जैसे शब्द है मातृ, इसको कैसे समझते हैं? देखो, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, मातृधन ऋण। क्या लिखेंगे? मातृधन ऋण। अब समझिए यहाँ क्या है? री, और सामने भी री, दोनों रैस्व है। अब इनको मिलाएं तो दीर्घ री ऐसे बनना है। सही मायने पूछे तो शब्द दीर्घ री के आधार पर ऐसे बनता है, मातृ, जो आपने कभी नहीं देखा। संस्कृत में नई किताबों में भी नहीं मिलेगा, पुरानी किताबों में जरूर मिलेगा ऐसा लिखा हुआ। ठीक है ना? तो दीर्घ री का प्रयोग हमारे हिंदी में नहीं होता, इसलिए ऐसा न लिख करके हम ऐसा ही लिखेंगे। संधि विच्छेद ऐसे हो, दोनों तरफ री रैस्व ही लिखना है, इस तरीके री दीर्घ का प्रयोग कभी नहीं करना। ठीक है, हिंदी में नहीं आता। तो इसका संधि विच्छेद हम ऐसे लिखेंगे, मातृधन ऋण। किसका है? मातृ। और यदि शब्द लिखा जाए पितृ, इसका संधि विच्छेद क्या करोगे बच्चों? क्या है ये? पितृ नहीं, पितृ, पितृ नहीं, पितृ है, पितृधन ऋण। री और री मिलके री बन गया, भ्रातृ। इसका क्या संधि विच्छेद करेंगे? भ्रातृधन रिधि, भ्रातृधन रिधि। और महत्वपूर्ण शब्द बच्चों ये है जो मैं आपको करवाऊं, जो परीक्षा में अगर पूछा जाएगा आपसे, ये आएगा। कौन सा? होत्रिका। इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? होत्रिधन रिका। होत्री का अर्थ होता है हवन। होत्री का क्या अर्थ होता है? हवन। विकार मतलब करने वाला, हवन करने वाला। होत्री मतलब हवन, रिकार मतलब करने वाला। हवन करने वालों को क्या कहा जाता है? होत्रिका। देखो तो शब्द में वही है, री की मात्रा अगर आपको नजर आ रही है, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। बच्चों हमने दीर्घ स्वर संधि को बहुत ही विस्तार से महत्वपूर्ण शब्दों के साथ में हमने पढ़ा। इसको एक बार थोड़ा सा दोहरान के रूप में आपको समझा दूं कि मैंने आपको ये समझाया था, शब्द में यदि आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ उ की मात्रा हो या री की मात्रा हो, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या फिर री, ये मात्राएं अगर शब्द में नजर आती हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि ही होती है।
इसकी मात्रा या ऐसे आएगी, इसकी मात्रा ऐसे लिखते हैं, ये। तो 4 तरह की जो मात्रा है इनके उदाहरण हम दीर्घ स्वर संधि में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपको पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में आगे मिलेंगे नई कक्षा में। अगले पार्ट में हम दीर्घ संधि के बाद में गुण स्वर संधि शुरू करने जा रहे हैं और उसकी भी पहचान आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नई कक्षा में नए भाग के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।